आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। संसद का मानसून सत्र आज 13 अगस्त को हंगामे के बीच खत्म हो गया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। पूरे इस सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर टकराव देखने को मिला, लेकिन सबसे बड़ा विवाद नीट छात्र प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई को लेकर रहा। विपक्ष लगातार गृहमंत्री अमित शाह की संसद में बयान की मांग करता रहा, जबकि सरकार का आरोप रहा कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। दरअसल मानसून सत्र के पहले दिन दिल्ली में नीट से जुड़े मुद्दे को लेकर छात्रों ने संसद की तरफ मार्च किया था। इस दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। विपक्ष का आरोप है कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस ने लाठीचार्ज और बल प्रयोग किया। विपक्ष चाहता था कि गृहमंत्री अमित शाह सदन में आकर इस पूरे मामले पर जवाब दें, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है। साथ ही कई दिनों तक इसी मांग को लेकर संसद में हंगामा चलता रहा। विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की और सदन की कार्रवाई बाधित की गई। साथ ही सरकार की तरफ से लगातार कहा गया कि वह इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष का कहना था कि उसे सिर्फ चर्चा नहीं बल्कि गृह मंत्री का स्पष्ट बयान चाहिए। इस बीच 12 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को बड़ा ऑफर दिया। शाह ने कहा कि सरकार नीट छात्र प्रदर्शन से जुड़े हर पहलू पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि वह विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। यहां तक कि उन्होंने 24 घंटे तक चर्चा करने की बात तक कही। शाह ने विपक्ष से कहा कि अगर वह तैयार हैं तो लोकसभा अध्यक्ष को पत्र देकर चर्चा की शुरुआत की जा सकती है, लेकिन अमित शाह के इस प्रस्ताव को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने खारिज कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष अमित शाह का लेक्चर सुनने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि छात्रों पर पुलिस कार्रवाई किसके आदेश पर हुई। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर गृह मंत्री ने कार्रवाई का आदेश दिया था तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। और इस बयान के बाद सरकार और विपक्ष के बीच टकराव और बढ़ गया। सरकार ने विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब चर्चा की मांग की गई थी तब सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया था, लेकिन अब विपक्ष चर्चा से पीछे हट रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष पर संसद को बाधित करने का आरोप लगाया। सरकार का कहना है कि अगर इस बीच सरकार ने कहा कि अगर विपक्ष के पास सवाल हैं तो वह उन्हें सदन में उठाना चाहिए। सरकार उनके जवाब के लिए तैयार है, लेकिन टकराव और बिखराव की स्थिति देखने को मिली। विपक्ष का ये मानना रहा कि सरकार सिर्फ बहस का प्रस्ताव देकर जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने लगातार मांग की कि गृहमंत्री सदन में बयान दें, पुलिस कार्रवाई की जिम्मेदारी स्पष्ट करें। यही गतिरोध आखिर तक बना रहा और संसद का सत्र खत्म हो गया, लेकिन इस मुद्दे पर कोई भी सहमति नहीं बन सकी। देखिए क्या कुछ कहना था इस दरमियान नेताओं का, जरा सुन लीजिए। मॉनसून सत्र संसद का एक नेता के अहंकार, अनुशासनहीनता और उद्दंडता की भेंट चढ़ गया। और यह बात मैं पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं। द इंटायर monsoon session of the parliament stood sacrificed at the altar of the arrogance, delinquence, sense of entitlement and total indiscipline of the gentleman known as leader of opposition. एक बिल सिर्फ चर्चा हो पाई लोकसभा में, जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एग्जामिनेशन में जो पेपर लीकेजेस का घटना होते हैं, लोग छुप छुप के पेपर भेजते हैं एग्जाम के या खरीदते हैं, या ऐसे कई राज्यों में देश भर में घटना हुए हैं, उसको लेकर के कड़ा कानून जो पारित किया गया है इस सत्र में, वो है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट जो बना है। ये लोकसभा में भी डिस्कशन हुए थे और राज्यसभा में भी हुए हैं। इसके अलावा लोकसभा में कोई अच्छा चर्चा नहीं हुआ। बिल पास हुए हैं, 11 बिल्स पास किए हैं। इसलिए मैंने कहा टोटल 12 बिल्स पास किए हैं इन टोटल, और चर्चा की दृष्टि से हम खुश नहीं है क्योंकि अपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ है। एक जो हमारा नोटिस में आया है, मैंने कल भी कहा था, मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस तो नहीं है, अभी लगभग 3 दशक होने वाले हैं
30 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं। मैं बहुत बूढ़ा आदमी भी नहीं हूं, फिर भी मैं इतना कह सकता हूं कि मेरा जो एक्सपीरियंस, मेरे जिंदगी में जो पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है, ये पहली बार है जहां ऑपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। ये तरीका होता है, क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। ऑपोजिशन सरकार से जवाब मांगता है और सरकार जवाब देना ही होता है पार्लियामेंट के अंदर में। समाजवादी पार्टी का पक्ष यही था कि दोनों मुद्दों पर बहस हो। धार्मिक संस्थानों में जो कुछ हो रहा है और शिक्षा परीक्षा को लेकर के जो हो रहा है, पहले दिन ही से समाजवादी पार्टी का ये पक्ष रहा कि शिक्षा परीक्षा और धार्मिक संस्थानों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या उनके संगी साथी अंडरग्राउंड लोग मिलकर के चोरी कर रहे हैं, दोनों मुद्दों के पीछे एक ही गिरोह है। दोनों मुद्दों के पीछे एक ही तरह का मामला है, इसलिए दोनों मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। क्योंकि जब एक गिरोह काम कर रहा है तो दोनों मुद्दे एक ही हुए, या यूं कहें एक सिक्के के दोनों पहलू एक ही हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग संगी साथी शिक्षा परीक्षा में जो सवाल उठा, किनके खिलाफ उठा, या धार्मिक संस्थान पे किसके खिलाफ उठा, तो उस सब के पीछे एक ही गिरोह काम कर रहा है। इसलिए हम चाहते थे दोनों मुद्दों पर बहस हो। सरकार बहस से हटना चाहती, जवाब नहीं देना चाहती है। जवाब नहीं है उनके पास। जो लखनऊ से, जो यूपी से एसआईटी रिपोर्ट आई है, उसमें बहुत सारे लोगों के नाम हैं जो बहुत क्लोज हैं सरकार के या भारतीय जनता पार्टी से क्लोज है। इसलिए हो सकता है वो बहस न करें। और फिर सच्चाई तो ये है, चोरी कहीं हो, घूम भर करके बोरी एक ही जगह पहुंच जाती है। आउट हो गया, कोई चर्चा नहीं, बिल कहीं पास हुए और नहीं, वो आने को तैयारी नहीं ना। जब खुद ही प्राइम मिनिस्टर कदम नहीं रख रहे, होम मिनिस्टर कदम नहीं रख रहे, और मैं अंदर था, मैं सुन रहा था। सुनने के लिए तुम्हारे रूम में बैठ के सुनने के लिए आते हो? अरे या हाउस में बैठ के सुनो। उसके बाद ये सब ऐसे हैं कि दे वांट टू डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी एंड दे वांट टू मीन्स डिमोरलाइज पार्लियामेंट मेंबर्स, एंड वो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट हमारे सामने कुछ नहीं, सब कुछ हम हैं। ये उनकी आदत है और ये इनका ईगो जनता तोड़ेगी। सर स्पीकर की चाय। और आखिरकार इस विरोध, गतिरोध और हंगामे, शोर शराबे के बीच संसद का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया, जिसमें तकरीबन बताया गया कि 116 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा हुआ बेवजह। उतने में तो बहुत सारा काम हो सकता था, बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी चीज़ें थीं, लेकिन 116 करोड़ बर्बाद हो गए, चर्चा नहीं हो पाई। अजय जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अजय जी, कैसे देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम को? ये इसे घटनाक्रम से कम भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि एक पूरा सेशन इसी उसमें निकल जाए, हंगामे में ही, और नाम मात्र की चर्चा भी ना हो पाए, फिर क्या फ़ायदा देश की सबसे बड़ी पंचायत का? देखिए, बेहद बड़े अफसोस की बात है कि जो सांसद हैं, विधायक हैं, ये सब जनता के नौकर हैं। मालिक जो है जनता है। आपको बताना है कि लगभग 125 करोड़ रुपया इनके उसमें खर्च हुआ, सिर्फ कार्रवाई में जो संसद का। उसके अलावा ये लोग आ जाते हैं बड़ी दूर दूर से, बंगलों में रहते हैं, अपने साथ 10-10, 20-20, 50-50 लोग को रखते हैं। पब्लिक को कम, अपने रिश्तेदार, अपने ठेकेदार जहाँ से कमीशन मिल रहा उन सबको रखना, फ़ायदा पहुँचाना। लगभग 1,500 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। वहाँ से फ्री में ट्रेन में आना, सुविधाएं लेना, और जो वक्त है ये 125 करोड़ रुपए जो कार्रवाई में, वो इन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया। ताजुब देखिए, कोई काम ये आए किस लिए थे? वहाँ पे बहस करें। अब है अमित शाह भी नहीं आ रहे हैं, मोदी भी नहीं आ रहे हैं बयान देने, तो आप तो बहस कर सकते थे। उधर अमित शाह भी, मोदी जी भी आ सकते थे।
परंतु आपको बताना है पूरा वक्त जाया, इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया गया है। आप समझ लीजिए सेशन के नाम पर। आपको ताजुब की बात बता दें, जेपीसी पे बिल भिजवा दिया गया, जेपीसी के लिए, और कांग्रेस कह रही थी कि जेपीसी पे नहीं मैं चाहूँगा, अब भिजवा भी दिया। ऐसे इन्होंने क्या किया था तलाक वाले में, यही किया था, तलाक वाले में पास करा दिया, उसके बाद ये जागे और फिर राज्यसभा में विरोध कराने लगे। यही साहिबानों वाले केस में किया, गुजारा भत्ता में राजीव गांधी बहुत खुश हुए, उनके मंत्री बहुत खुश हुए, और 2 दिन बाद पलट गए। जब उनको तंजीमों ने हड़काया तो पलट गए। उसके कारण बेचारा शहीद कौन हो गया? आरिफ मोहम्मद खान जो मिनिस्टर थे, उसने कहा हम एक ही बात में कायम रहेंगे, गुजारा भत्ता मिले। आज भी, कल भी, परसों भी यही हुआ। इतना बड़ा वक्त इन सांसदों को जो भेजा गया है, ये भद्दा मजाक कर रहे हैं। अब वो सांसद नहीं रह गए। पहले राम मनोहर लोहिया जैसे विपक्ष में लीडर थे जो बोलते थे और इतना जबरदस्त बोलते, पूछो उनको नॉलेज थी। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे, दीनदयाल उपाध्याय जैसे एक से एक लोग थे। कांग्रेस में भी एक से एक मिनिस्टर थे। आपको बताना है कि वहाँ पे महावीर त्यागी जैसे मिनिस्टर थे कि नेहरू जी ने कहा बेकार की जगह बंजर दे दो, तो बोले अब सर दे दो, उसमें भी तो कुछ नहीं उगता। ये लोग थे। परंतु आज क्या पोजीशन है? कहना नहीं चाहिए। अगर सत्ता पक्षों को कहा जाए लंगड़ा है, बहरा है, अंधा है, तो ये विपक्ष भी लंगड़ा है, बहरा है, अंधा है और गूंगा है और लूला है। ये स्थिति आप समझ लीजिए, बड़ी बुरी स्थिति है। आपको सबसे बड़ी बात यह है कि जो बात कहनी चाहिए उस बात को इन्होंने कही नहीं। लेकिन खड़गे जी तो अभी कह रहे थे कि कोई आ नहीं रहा था सदन में, इसलिए हम हंगामा कर रहे थे। भैया बुलाना चाह रहे थे हम। अगर बुलाना चाह रहे थे, इसके पहले भी इन्होंने यही किया। जंतर मंतर में एक प्रदर्शन हो रहा था, उस पर ये गए नहीं। प्रियंका गांधी जा सकती थी। एक बार चंद्रशेखर की तबीयत खराब हुई, देखने चली गई प्रियंका जी बड़ी हमदर्दी से। उसकी हल्की सी तबीयत खराब थी चूँकि वोट बैंक के लिए। वहाँ ने जब जंतर मंतर में जब वो अनशन उसका टूटने लगा, स्थिति खराब होने लगी, पूरे देश में ये अपना झंडा लेकर के निकल गए। सपा वाले झंडा लेके नहीं, इनसे ज़्यादा अच्छा अखिलेश ने बोला है। अखिलेश ने टू द पॉइंट बात की। ये लिंगर ऑन कर रहे थे चूँकि इनके पास बहस करने की क्षमता नहीं। आपको दुखद बात बता दें क्या पोजीशन है। राहुल गांधी 2014 के बाद 260 बार बाहर गए। 260 बार आप अंदाज लगा लें कितने बार, कितनी बड़ी बात है। कितने दिन ये रहे। और 2000 आपको बताना है कि 20 अप्रैल 2025 तक का बताना है, 2026 तक का तो और आंकड़ा हो जाएगा। और इन्होंने कई 100 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुआ। आमदनी का जरिया कुछ है नहीं, कोई रॉयल्टी मिलती नहीं, कोई इनकी किताब कोई छपती नहीं, या बहुत बड़े राइटर, पैसा कहाँ से आता है? ये ताजुब। यहाँ बहस करने को तैयार नहीं। संसद में जो बहस होनी चाहिए यही वक्फ वाले बिल पे हुई है। वक्फ वाले बिल पे देश की सबसे बड़ी पुरानी राजनीतिक पार्टी जिसके कई प्रधानमंत्री रहे हों, और आप कह रहे हैं पैसा कहाँ से आता है? बताओ, ऐसा तो नहीं है। देखिए पैसे के, जैसे बोफोर्स वाले में नाम आया राहुल गांधी जी का, बाकायदे संसद ने कहा, उनके वित्त मंत्री ने कहा कि बोफोर्स दलाल, स्पष्ट कहा। इनके सगे रिलेटिव जो इनको ले करके आया था राहुल गांधी, जिसने राजीव गांधी को राजनीति में पदार्पण किया, किसने? अरुण नेहरू ने। उसने कहा कि बोफोर्स का कमीशन खा लिया। बोफोर्स दलाल, खुलेआम का बोफोर्स दलाल। फिर आप क्या हुआ? उसके बाद उसके तीसरे मिनिस्टर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा बोफोर्स दलाल। कई सांसदों ने कहा। कैग की रिपोर्ट आई, कैग में आया कि बोफोर्स दलाली। फिर स्वीडन से रिपोर्ट आ गई, तमाम हर्षमैन की रिपोर्ट आ गई दलाली। फिर इनकी पत्नी का भाई तथाकथित क्वात्रोची, उसका भी नाम आ गया। किसकी पत्नी? सोनिया जी के भाई तथाकथित क्वात्रोची का बाकायदे बोफोर्स में नाम आया। उस दिन से इस परिवार को आपको बतलाना ये पनप नहीं पाया। इस परिवार पे प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, वरना इतना बड़ा परिवार था हिंदुस्तान का, इतना बड़ा। इंदिरा गांधी जैसी विपक्ष की लीडर थी, एक बार अरेस्टिंग हुई पूरा देश बंद हो गया। और राहुल गांधी की क्या पोजीशन? कहीं बाँह चढ़ाने लगेंगे, कहीं कुछ करने लगेंगे, कहीं जाएंगे एकदम से खड़े होंगे और मोदी जी के सामने संसद के अंदर, वहाँ विरोध करना चाहिए, विरोध नहीं कर पा रहा। कहना नहीं चाहिए कांग्रेस एक गंगा है और कांग्रेस को गंगा की जगह गंदा कर दिया है, और उसकी वजह है नेतृत्व कमजोर है। आपको बतला रहे हैं, एक कटु सच है कि राहुल गांधी पुरखों की वजह से
और मोदी जी मूर्खों की वजह से। और मूर्ख मालूम कौन? दोनों तरफ हैं। विपक्ष की भी मूर्खतापूर्ण व्यवहार रहा, उनका भी एक वजह कि ये हैं, क्योंकि ये कमजोर हैं। इसीलिए बंगाल में नारा लगता था ममता बनर्जी के लिए मजबूत जनाना, इनके लिए क्या लगता था? कमजोर मर्दाना। टीएमसी से मजबूत थी। अब आपको यही नहीं, आपको इससे बड़े कि लोग कहने लगे बालक बुद्ध का विलाप हो रहा, सदन के अंदर बैठकर आंखें मारते हैं। क्या ये कितने गलत इशारे किए ये सब बताइए। इतना बड़ा वो राहुल गांधी। और यही एक वजह मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी मम्मी ने इन पर विश्वास नहीं। मैं एक बिल्कुल कट सच बतला रहा हूँ कि जब मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के बाद चुनाव हो रहे थे तो इंदिरा जी ने इनका नाम नहीं लिया, सोनिया जी ने। तब ये दौड़ करके गए अजय माकन को लेके और फाड़ दिया, क्योंकि खिसियाए हुए थे। क्योंकि मम्मी भी जानती थी गाय अपनी बछिया के दांत जानती है, इसीलिए दोनों बार इनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया। यही नहीं। और उसकी वाला बता दें, सोनिया गांधी बाकायदे प्रधानमंत्री बनने गई, कई बार गई। एक बार जब अटल बिहारी वाजपेयी वो हो गए तब गई, तब नहीं बन पाई। उस समय गई हैं। सुन लीजिए कांग्रेस वालों, बताओ असलियत। सोनिया जी को बयान देना चाहिए। आप गई बाकायदे, सबका बहुमत लेकर के गई, राष्ट्रपति भवन पे गई और राष्ट्रपति में कलाम साहब ने आपसे बात कही। क्या बात कही थी? हिम्मत है तो बता दो। आज कलाम साहब नहीं है। क्या कहा था उन्होंने? कोई तुम्हारी कमी बताई गई थी, कमी बताई गई थी कि बोफोर्स के पैसे के लोटस सेंस का तीसरा अकाउंट नहीं बोलना चाह रहा हूं। ये अकाउंट किसके हैं? उन्होंने कहा क्वाथरोची के। ये भी पूछा गया इसके पहले आप कहां थी? आप देश की प्रधानमंत्री नहीं थी, आप देश की सांसद नहीं थी, कैसे लंका के कुछ लोग आपसे मिले? अब 20 मई को राजीव गांधी की हत्या हुई, आप क्यों नहीं गई? हर गोपाष्टमी में इनके परिवार से कोई नहीं निकलता था। राजू बेचारा शहीद हो गया, राजू का बोफोर्स में नाम आ गया। बोफोर्स का कमीशन किसने खाया था? उनके परिवार में था। नहीं, अब वो सारी चीजें ठीक है, वो पुराना तो हिसाब किताब ठीक है अजय जी। मैं तो अभी मौजूदा स्थिति की समझने की कोशिश कर रहा था कि लगातार सत्ता पक्ष भी तैयार चर्चा के लिए, विपक्ष भी कह रहा था चर्चा करेंगे, लेकिन फिर मामला बन नहीं पाया, चीजें जम नहीं पाई। जब ये आपको बताना है अभी तक इन्होंने ऐसी कैसी रजामंदी, मैं वही समझना चाह रहा हूँ। ये आपसी इधर वाले भी राजी, उधर वाले भी राजी, हकीकत भी उसके बाद भी नहीं रजामंदी है। एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। आपको बताना है कटु सच है कि अटल बिहारी वाजपेयी नेहरूवादी लीडर थे। नेहरू जी अगर सबसे ज्यादा किसी का सम्मान करते थे दिल से तो किसका करते थे? अटल बिहारी वाजपेयी का। और ये भी कटु सच बताना है कि अगर मोदी जी सबसे ज्यादा किसी के मरने पे दुखित हुए हैं दिली रूप से, राजनीति अलग अलग थी, तो यकीन मानिए मुलायम सिंह के मरने पे मोदी दुखित हुए हैं। ये कटु सच है, ये कटु। तो ये राजनीति का अपना अपना है कि जैसे देवे गौड़ा जी आए तो मोदी जी उस समय खड़े रहते हैं, उनके पैर छूते हैं, तो ये एक सम्मान की बात। नीट वाला मामला जब से ये धीरे धीरे जब चीज़ें समाप्त हुई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ इस सेशन में, इस बार के मानसून सत्र में, ये मार्च खत्म हुआ, जंतर मंतर से चीज़ें हटी, बच्चे गए अपने अपने घर, एक दूसरा आंदोलन रांची में उधर शुरू हुआ। लेकिन इस बीच अगर देखने को मिला तो भारतीय जनता पार्टी जो लगातार बात कह भी रही थी कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्ष भी कह रहा था, विपक्ष में खासतौर पर कांग्रेस इस विषय पर अड़ी हुई थी कि नीट वाले मामले में, नीट की बात नहीं कर रहे थे, हालांकि वो कह रहे थे कि गन किसने चलाई ये बताओ, पुलिस को आदेश किसने दिया। और अखिलेश यादव एक दूसरी तख्ती लेके पूरे उसमें दिखाई दिए, उनके सांसद और अखिलेश यादव वो इसी विषय पर अड़े हुए थे कि चंदा चोर गद्दी छोड़। देखिए अखिलेश यादव, उनको यूपी से मतलब, यूपी में राम मंदिर है, चूँकि मुलायम सिंह से राम मंदिर का वास्ता रहा, गोली चलना है चल, ये उस दाग को भी छुड़ाना चाहे। मगर अगले ने एक मुद्दा लिया जो यूपी में चल रहा, इन्होंने नहीं लिया। ये किसी इंतजार में है। ये इंतजार में क्या है मैं आपको बता रहे। एक बार चुनाव हुआ तो राजीव गांधी ने क्या कहा, अयोध्या से जाके उद्घाटन, मैं ये चाहता हूं कि जो आप सैकड़ों वर्षों से चाह रहे थे मैंने आपको वो दे दिया, मैंने शिलान्यास करा दिया। उसी दिन शाम को गए रामपुर मुरादाबाद, अगर बाबरी मस्जिद में फावड़ा हुआ तो मेरा सर पहले होगा। वहाँ के इमाम ने कहा कि यहाँ का टोटल मुस्लिम आपको वोट दिया, मगर पूरे हिंदुस्तान से राजीव गांधी हार गए। यही राजनीति कांग्रेस फिर कर रही। अखिलेश ने अपने हिसाब से बात की और इन्होंने बहस नहीं की, इन्होंने टाला है। यही एक वजह है, कहना नहीं चाहिए, कांग्रेस इन्हीं चीज़ों की वजह से नहीं आ पा रही।
वरना संसद ये लोग हिला देते। तीसरी आपको बात बता दें, कहना नहीं चाहिए विपक्ष कमजोर हुआ, विपक्ष नपुंसक हुआ, इसलिए छात्र बेचारे आए। एक अमेरिका से आया, कहीं से ये सफल हुए। जब इनकी खेती पक गई तो राहुल गांधी निकल पड़े, एक मकान में छिप गए, खड़गे जाके वहाँ से कुछ लोगों लेके प्रधानमंत्री के घर के बाहर आप प्रदर्शन करते हैं, आप उनको पकड़ते हैं, प्रधान को पकड़ते हैं, जो शिक्षा मंत्री थे उनका घेराव करते हैं। नहीं, आप ये श्रेय लेने पकी हुई फसल को काटने के चक्कर में थे। ये बहुत अफसोस की बात है कि इतना बूढ़ा आदमी खड़गे, तब भी हम कहेंगे भाई कितनी बढ़िया सफ़ेद टोपी आज पहन के आए थे, इन लोगों ने टोपी पहना दी उनको। वैसे खड़गे जी कम पहनते थे, आज पहने थे। उन्होंने एक बात भी कही दलित वाली, इस मुद्दे को लेते तो उठा लेते, मगर ये बात पार्लियामेंट में नहीं कहनी चाहिए थी। कांग्रेस को आज उत्तराखंड में प्रदर्शन कर देना चाहिए, पूरे उसमें बवाल काट देने चाहिए, मगर नहीं, ये बात पार्लियामेंट में आप ये सब बातें कर रहे हैं। और आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि जहाँ से आप जीत करके आए, आप जीते, आपकी जीजी जीती, कहाँ से? केरल से जीत करके आए। आपके 44 MLA 44 सांसद थे, 20 वहाँ के थे। वहीं के लोगों ने घास खा करके और मिट्टी खा करके प्रदर्शन किया है और अनशन किया है, वहीं के लोगों ने। और वहाँ सरकार आपकी, आप केरलम कम्युनिस्ट ने दिया था और केरलम पास हो गया और इन्होंने बीजेपी वालों ने पास कर दिया। आप हंसी ले रहे थे, खीसे निकाल रहे थे। ये क्या, आपको कुछ तो करना चाहिए। आप इसलिए दूसरा बिल भी पास हो गया, जेपीसी को दे दिया गया, आप इसका हल्ला नहीं मचा रहे हैं। आप वैसे कह रहे थे नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। चूंकि हवा निकली हुई है, जो बिल आ रहा है उससे विदेशी फंडिंग। अब क्या लग रहा है, संक्षेप में थोड़ा सा ये भी बताइए, क्या कोई विशेष सत्र आयोजित कर सकती है सरकार? क्योंकि बिल की बात हो रही है कि 2 बिल बड़े महत्वपूर्ण थे, वो अभी बाकी हैं। उसमें एक महिला आरक्षण वाला मसला है, एक परिसीमन वाला मामला है। मुझे जो लग रहा है वो ऐसा होगा, इधर ये सब मामले हुए, बीजेपी भी खेल रही थी, बीजेपी भी खेल रही थी। कहना नहीं चाहिए खेल, अब ये लोग इतने बड़े खिलाड़ी हो गए। राजीव गांधी का नाम खेल जगत में मशहूर है और उन्हीं के नाम से खेल रत्न दिया जा रहा है। परंतु खेल खेल में उन्होंने एक ऐसा रत्न दे दिया है राहुल गांधी ने, जिसके बयानों से आज पूरी दुनिया खेल रही है। राहुल जी के बयानों से पूरी दुनिया खेल रही। ये अभी क्या करेंगे कि आप 2 रोज में सुन लेंगे, तमिलनाडु में ये और थलपत मिल करके कुछ ना कुछ वो विधायक तोड़ेंगे, ये सांसद तोड़ेंगे। तमिलनाडु पे इनके पास सांसद नहीं है, ये कुछ सांसद तोड़ेंगे और साउथ के कुछ तोड़ करके नया मंत्रिमंडल गठित करेंगे। कई सांसद ये लेंगे, खास तौर से शरद पवार वाले के लिए, और उसके बाद ये सेशन बुला करके पास कर लेंगे। मैं आपको बतला रहा हूँ, इनके पास जो है इस समय जो है वो 300 लगभग 40 के लगभग समर्थन आ गया, 365 तक की होने की संभावना है, आप समझ लीजिए। और ये बहुत आराम से तोड़ लेंगे। राज्यसभा में इनका बहुमत, वहाँ भी 2/3 साबित कर लेंगे, यहाँ भी उसी में सेशन बुलाएंगे, पास करा लेंगे। मगर लोग मुगालते में ये पास करा लेंगे, जेपीसी में सब भेज दिया, उन्होंने भेज दिया, मगर ये लोग तालियां बजाएं। कहना नहीं चाहिए, कह दीजिए आप। जिन हाथों में दम होनी चाहिए, विपक्ष के हाथ में ताज छीनने का होता है। जो ताज पहनाते हैं वो मुकुट भी छीन लेते हैं, परंतु ऐसा लगता है कि वो ताज जो छीनने वाले लोग हैं वो चूड़ियां पहने हुए हैं, चूड़ियां पहने हुए। मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान की एक वो थी बानो, इकबाल बानो, मैं उनसे मिला भी हूँ। जब पाकिस्तान से आई थी तो उनसे हम लोगों ने पूछा था कि मैडम आपने जियाउल हक ने बुलाया और आपने क्या किया, काली साड़ी पहन करके गई और आपने कह दिया देखा है, हम भी देखेंगे, आगे भी देखेंगे, तख्त उछाले जाएंगे और ताज तख्त उखाड़े जाएंगे, ताज उछाले जाएंगे। तो उनसे हम लोगों ने कहा इसको सुना दीजिए उनकी गज़ल। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं हिंदुस्तान में नहीं। तो हमने कहा अच्छा, आप अपने वतन में नहीं सुनाएंगी? अपने वतन सुनाती थी, ये गैर वतन। तो उन्होंने कहा ये मेरा वतन है, मादरे वतन है मेरा, और उन्होंने हिंदुस्तान में नहीं सुनाया। बोले मैं हिंदुस्तान के खिलाफ। ये जो नज़्म गाई जाती है वो नज़्म लगता आजकल के हिसाब से ये जो विपक्ष है और ये जो लोग हैं बगैर रीढ़ वाले, उनके लिए नहीं है। आगे आने वाली पीढ़ी जेड, ये जो जेन जी है,
ये शायद कुछ डिसीजन ले सकती है, नहीं तो इनके बस का नहीं है। इन्हीं की कमजोरियों की वजह से मोदी जी विराजमान हैं, और आगे चल के अभी देखना 8-10 रोज में वो तोड़फोड़ कर लेंगे और इनके ठीक। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। दूसरी बड़ी खबर, जहां पर उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को लेकर एक बार फिर से एक बड़ा विवाद गहरा गया है। प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने वक्फ बोर्ड में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। रजा का दावा है कि उत्तर प्रदेश में पहले 2 लाख से ज्यादा वक्फ संपत्तियां दर्ज थीं, लेकिन अब रिकॉर्ड में करीब 1,27,000 संपत्तियां ही दिखाई दे रही हैं। उनके मुताबिक 70,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियां या तो रिकॉर्ड से गायब हो गई हैं या उन पर अवैध कब्जों की शिकायतें सामने आई हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन मोहसिन रजा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर इस पूरे मामले में जनपदवार एसआईटी जांच की मांग रखी है। उनका कहना है कि सिर्फ लखनऊ या किसी एक जिले तक ये जांच सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रदेश के सभी जिलों में वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड खंगाला जाना चाहिए। उन्होंने शिया और सुन्नी दोनों वक्फ बोर्डों की संपत्तियों की जांच और विशेष ऑडिट कराए जाने की मांग की है। रजा के मुताबिक सबसे बड़ा सवाल वक्फ संपत्तियों की संख्या को लेकर है। उनका दावा है कि प्रदेश में पहले 2 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियां हुआ करती थीं, लेकिन मौजूदा रिकॉर्ड में अब बड़ा हेरफेर है, बड़ा गड़बड़ घोटाला है, और इसी अंतर को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं कि बाकी संपत्तियां आखिर गई तो गई कहां। उनका आरोप है कि पिछली सरकारों के दौरान वक्फ बोर्ड का नियमित और प्रभावी ऑडिट नहीं कराया गया, जिसके चलते कई संपत्तियों के रिकॉर्ड में गड़बड़ी हुई है और कुछ जगहों पर अवैध शिकायतें भी सामने आई हैं। मोहसिन रजा ने जिन इलाकों का जिक्र किया है उसमें लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, अयोध्या, बरेली, नोएडा जैसे जिले शामिल हैं। उनका दावा है कि इन इलाकों में वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे और व्यावसायिक इस्तेमाल की शिकायतें मिली हैं। उनका ये भी मानना है कि जिन संपत्तियों को धार्मिक, सामाजिक और जन कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए सुरक्षित रखा गया था, अगर उसका इस्तेमाल किसी और उद्देश्य से किया जा रहा है तो इसकी जांच जरूरी है। मोहसिन रजा ने सिर्फ एसआईटी जांच की मांग नहीं की है, बल्कि संपत्तियों का भौतिक सत्यापन कराने की भी मांग की है, यानी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज संपत्तियां और जमीन पर अवैध वास्तविक स्थिति का मिलान किया जाए। और इसके साथ ही उन्होंने फर्जी नामांतरण, अवैध लीज और कब्जे से जुड़े मामलों की जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अजय जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। अजय जी, ये तो बड़ा मामला उछाल दिया है मोहसिन रजा ने, और साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि भाई साहब इसमें तो बड़ा घोटाला है, 2,500 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला बता रहे हैं। अब इस पर कुछ बोलेंगे विपक्षी लोग जो अभी ये कह रहे हैं कि चंदा चोर गद्दी छोड़, ये लोग इस वक्त पर कुछ बोलेंगे? देखिए, आपको बतला दें कि अभी तमाम वक्फ की संपत्तियों का आ रहा है बहुत ज़्यादा। अजमेर शरीफ का आया, अजमेर शरीफ के जो मेन मुख्य वो हैं उन्होंने कहा कई हज़ार करोड़ रुपए का घोटाला। यही नहीं, लालू ने खुद एक दिन पार्लियामेंट में बोला था कि वहाँ पे बिहार में वक्फ के नाम पे बहुत अवैध संपत्तियाँ कब्जा की, कई हज़ार करोड़ रुपए का घोटाला, ये लालू ने एक्सेप्ट किया। अब क्या है कि वक्फ पर हकीकत ये है कि वक्फ के पास इतनी संपत्ति है, अगर देखी जाए तो हिंदुस्तान में दूसरे नंबर की संपत्ति होगी। लोग कह रहे हैं तीसरे की, मगर कई संपत्तियां ऐसी हैं जो वक्फ के हैं, उसमें आम मुस्लिम हैं, लोग हैं, दूसरे लोग भी हैं, परंतु उनको वक्फ की जगह वो परमानेंट रह रहे हैं, चूँकि उनसे वक्फ किराया ले लेता या कुछ लालच दे करके वो वक्फ से एक प्रकार के काउंटी या उसको उसके आंकड़े भी नहीं दिए गए, नहीं तो वक्फ के पास संपत्तियाँ ज़्यादा हैं। अब आपको बता दें, जब से ये वक्फ का बिल आया तो आम मुस्लिम में जो नया लड़का आया है उसकी सोच ये है कि हम फाइनेंस करना चाहते हैं, हम मदद करेंगे, हम रिटायरमेंट के हम मदद करेंगे, इसको मेडिकल, एजुकेशन, इन सब से जोड़िए और ये पूरी एक संपत्ति ऐसी बने जो मुस्लिम के साथ आम लोगों के जो गरीब तबका है या जो जरूरतमंद है उनकी मैं ये समझना चाह रहा हूँ, क्या इस पर विपक्ष घिरेगा? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इस पर जवाब देना होगा, या भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर जो मांग की गई है जांच की, वो जांच कराएगी? और जांच कराएगी तो फिर भाजपा के कार्यकाल का भी ऑडिट देखने को मिलेगा कि आपने कितना ऑडिट कराया, ये इतने लंबे समय बाद आपको कैसे पता चला कितनी संपत्तियां गायब हो गई, ये पहले क्यों नहीं पता चला? ये सच है। एक्चुअली में इसके बाद क्या है, जो चंदा चोरी का मामला है इसमें इतना खुलेगा, आम मुस्लिम चाह रहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, चूँकि वो जान रहा जो वक्फ संपत्तियां हैं
अगर ऐसा हो जाए वक्फ संपत्तियां पता चल जाएगा, इसमें कुछ डेवलपमेंट का होगा, गवर्नमेंट भी अपने प्रोजेक्ट लाएगी, आम मुस्लिम भी मदद करेगा। अब मुस्लिम्स के अंदर ये फीलिंग आ गई है कि इस पे सुधार होना चाहिए। तमाम स्थानों पे तमाम जगह मुस्लिम्स ने इस बात को महसूस किया। और आपको यही नहीं, मैं मुस्लिम का ये कहना है कि हमारे यहाँ एजुकेशन उस पर ज़्यादा बेकार नहीं, जैसे सर सैयद साहब ने किया था। तमाम जो नई यूनिवर्सिटियाँ आई इन्होंने घपले किए, इन्होंने सरकारी उसका वो फ़ायदा उठाया। हमारे पास वक्फ की संपत्ति का इसका सही उपयोग हो। मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जाम्पल इसका बताया जा रहा हूँ। दिल्ली में एक प्रयोग हुआ शिया मुसलमानों में, वहाँ पे यहाँ पे माहे मर्दा एक बहुत बड़ा करबला है जो हिंदुस्तान का बना। वहाँ पे नई टीम आई लड़कों के, उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम 1 इंच भी ज़मीन नहीं लेंगे, अगर हम रह रहे हैं तो छोड़ देंगे। उन लोगों ने छोड़ दिया लड़कों ने, और उन्होंने बड़ी ईमानदारी से जुटे। आज उनकी ज़मीनें सब, काफ़ी कुछ ऐसी ज़मीनें थी जो उधर चली गई थी या लोगों ने कब्जा कर ली थी, दे नहीं, सारी ज़मीनें वो दिन पर दिन काबिज होते जा रहे हैं और वक्त के समय वो अच्छे कामों में लगती जा रही। आज उस प्रोजेक्ट का सराहा जा रहा है दिल्ली के, और वो ईमानदारी से। यही नहीं, उसमें कुछ में हिंदू भाई भी रहते हैं, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि आपको हम बेदखल नहीं करेंगे, ये स्पष्ट कह दिया। परंतु अजय जी, वक्फ की ज़मीन आई कहाँ से एकाएक? इतनी कुर्बानी, इतनी मेहरबानी कहाँ से हुई? कौन कौन इतने बड़े बड़े रहे बादशाह जो इतनी ज़मीन दे गए हिंदुस्तान में? और दूसरा, अब ये कहाँ गायब हो गई ज़मीन? हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही। सर जाकिर हुसैन जी राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी बात कही थी कि बहुत से लोगों ने क्या किया कि कोई जैसे बुजुर्ग है, वो एक्सपायर हुआ तो उसकी ज़मीन कब्जा कर ली, बता दिया वक्फ का, और काबिज कौन है? वो खुद, उनकी फैक्ट्री उसी में लगी है, उनके लेबर उसी में रह रहे हैं, और ये हुआ कि वक्फ की जगह है। कुछ लोग पाकिस्तान गए तो उनकी संपत्तियों को बहुत से लोगों ने क्या किया, कहीं वक्फ का, कहीं अपने नाम, कहीं किसी फर्जी को करके, तो कई लोगों ने अवैध ज़मीनें भी, पता चला एक पाकिस्तान को रहते थे, उनके बगल में जो पार्क था वो भी कब्जा कर लिया आसपास का। तो वक्फ की ज़मीन की अगर पैमाइश हो जाए, बहुत सी ज़मीनें तो इन लोगों ने कब्जा ली, बड़े बड़े टेंडी वालों ने, बड़े बड़े मुस्लिम उसने, और ये आम मुस्लिम महसूस कर रहा कि हम तो ठगे हैं, ये लोग किराया भी लेते हैं, मारते भी हैं, और पूरा आप समझ लीजिए वसूल कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिल्ली में आप देखिए, शिया समाज ने कितना अच्छा करबला में काम किया, सारे लोग, सभी हिंदू उनके साथ। अब राजनीतिक परिदृश्य से इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो मोहसिन रजा ने जो गेंद उछाली है वक्फ वाली, इससे मैं ये समझना चाह रहा हूँ, विपक्ष के लिए क्या ये वक्फ वाली गेंद मुसीबत बनेगी? विपक्ष के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनेगी। मोस्टली कांग्रेस के नेता और पार्टियों के नेता तमाम, जैसे हम आपको थोड़ा सा जौहर यूनिवर्सिटी वाला ही बताए दें। जौहर यूनिवर्सिटी में क्या किया, चुन चुन करके शिया हजरातों की जितनी जगह थी, प्रॉपर्टी थी, वो सब आप समझ लीजिए 80% हथियार ली किसने, आजम खान ने आते। वहाँ की नूर बानो जैसी देश की मानी हुई मुस्लिम सांसद थी जिनका सम्मान सभी लोग करते थे, आज उनको कोई। और जौहर यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने सबकी संपत्तियाँ, आज वहाँ का मुस्लिम खुल करके मुकदमा दायर किए, खुल करके इनके खिलाफ है आजम खान। ऐसे कांग्रेस और इसमें तमाम नेता हैं। आपको बता रहे हैं, अगर इस वक्फ संपत्तियों की जांच हो गई तो आपको बता रहे हैं पूरी यहाँ पे क्रांति होगी, मुस्लिम के हित का होगा, मुस्लिम के डेवलपमेंट का, मगर कुछ मुसलमानों का नुकसान होगा जो तथाकथित ये बरेली के मौलाना है अजय जी, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेली, वो कह रहे हैं मैं तो दस्तावेज के साथ ये प्रूफ करने को तैयार हूँ कि वक्फ में कितना बड़ा घोटाला हुआ है। वो खुद कह रहे हैं कि दस्तावेज में खुद सामने रखूंगा सरकार के सामने, और सरकार जांच कराए। वो मोहसिन रजा की हमें हाँ भी मिला रहे हैं और कह रहे हैं मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है भाई साहब, मुझसे ले जाओ आके पेपर। आपको बताएं, शहाबुद्दीन रिजवी जी और भी तमाम मुस्लिम वो हैं जो बड़े बड़े दानिशवर हैं, वो अब खुलेआम आ रहे हैं, खुलेआम, और बहुत बड़े पैमाने पे आ रहे हैं। वो कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, ये कुछ लोग शोषण किए हुए हैं, आम मुस्लिम को बेवकूफ़ बनाए हुए हैं और उसका पूरा उपयोग कर रहे हैं। जबकि जो छोटा मुस्लिम रह रहा, वो आप ये अंदाज़ लगे, जो मुतवल्ली हैं इनको इतनी आमदनी हो रही कि पूछे नहीं, वो मुतवल्ली आकर के लोगों से किराया ले जाते हैं, अपनी जेब में डाल लेते हैं और फर्जी मालिक बने हुए। तो ये इसमें बहुत आप समझ लीजिए इतना घपला होगा, देश का सबसे बड़े घपले का, मगर उसमें कुछ ही लोग हैं, कुछ ही मुस्लिम हैं, वो मुस्लिम जो सियासती हैं, जो माफिया हैं, इसीलिए वो सब घबरा रहे हैं।
और आपको बताना है कि बड़े अफसोस की बात है कि जो बिल आया FCRA उसमें ये कहा गया, अखिलेश ने कहा कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ ये आ रहा और उनके उस पर, तो उन लोगों ने कहा कि एक भी एग्जाम्पल हो, भाजपा ने कहा, अमित शाह ने कहा, नड्डा ने कहा, रिजू, एक भी एग्जाम्पल आप बताइए, तो ये संसद में नहीं बता पाए। आज ऐसे खड़गे जी ने कहा कि मुझे दलित के नाते, तो बोले मैं अभी जांच कराता हूँ और तुरंत जांच कराता हूँ, अगर ऐसा है तो मैं इस बात की निंदा करता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं इस बात में बहुत दुखी हूँ, मैं एक एक चीज़ को जांच करूँगा। तो कई बातें ऐसी हुई जो विपक्ष कहता है तो सत्ता पक्ष ऐसा एक लाइन का जवाब दे देता, उसके बाद ये लड़ नहीं पा रहे। तो ये एक उछाला हुआ मुद्दा है, ये ऐसी गेंद है जिसमें आप समझ लीजिए कि विपक्ष के पाले में गोल हो जाएगा निश्चित तौर। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री इस बाबत संज्ञान लेते हुए इसकी जांच कराएंगे? शहर दर शहर बोला गया है मोहसिन रजा की ओर से कि हर जिले में SIT गठित होनी चाहिए और इन संपत्तियों की जांच कराएं, पता चलेगा कितने हजारों करोड़ों का घोटाला है। जो लोग आज शोर मचा रहे हैं राम मंदिर को लेकर, उन्होंने उस ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा पूर्व की सरकारों ने किस तरह के गड़बड़ झाले और घोटाले किए हैं, ये सबके सामने आ जाएगा। देखिए, आपको बतलाना है कि योगी जी इस मामले में बहुत तेज़ है। ये जांच हुई तो जांच हो जाएगी, उस पर रिपोर्ट आ जाएगी। अब जैसे आपको बताना है कि तमाम स्कूलों के थे, मदरसे के, तो मदरसों में पता चला एक ही अकाउंट से काफ़ी पैसे आए और कई जगह कई बार छात्र ज़्यादा दिखा दिए गए। एक ही राशन कार्ड में 50-50 बच्चे दिखाए गए, 50-50 एक ही उस पे अकाउंट पे काफ़ी कुछ। तो ये सब वो आम मुस्लिम में जान रहा है कि कुछ मुस्लिम क्या करते थे, मदरसे के नाम पर फर्जी बच्चे दिखाते थे, वजीफ़ा दिखाते थे, यही यहाँ पे वक्त पे। और मुस्लिम में एक नई जमात खड़ी हो गई जो बहुमत में है, जो चाहती कि सुधार हो, हम भी नई शिक्षा लें, तमाम बोले। मैं उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ कश्मीर का। कश्मीर में बच्चियों में इतनी जागरूकता है, आप नोट कर लीजिए, एशियाड, ओलंपिक, इसमें जल्दी ही जैसे आपको हरियाणा के बच्चे दिखते हैं, वहाँ के जितनी तेज़ी से वहाँ की बच्चियाँ जो हैं वो पढ़ाई लिखाई में और ख़ासतौर सलाहितों में आगे आ रही। उनका साफ कहना है कि ये बहुत अच्छा रहा कि नहीं तो मैं डॉक्टर बन जाती थी, पता चला मैं किसी का हाथ देख रहा हूँ, मेरे इतने से बात में अमीर के यहाँ शादी होती थी, तलाक तलाक तलाक। अब ये चीज़ नहीं होगी। और वो खुद कह रही हैं कि नहीं तो हमारे भाई को 500 रुपया दिया जाता था, वो ईंटें चलाता था, उंगली भी उसकी टेढ़ी हो जाती थी। तो बहुत कुछ चेंजिंग आ रही है मुस्लिम समाज में भी। बहुत यही एक वजह है कि तमाम लोग दंगे, दोनों बड़े विषय रहे और दोनों बड़े विषयों को अगर देखा जाए तो एक और जहां पर संसद की शीतकालीन सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया, देखना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या वाकई में अब सरकार, जो सूत्रों के हवाले से खबर थी कि विशेष सत्र आयोजित कर सकती है। 2 महत्वपूर्ण विधेयक हैं, हालांकि उस पर विपक्ष रजामंद नहीं है चर्चा के लिए। कई दौर की बैठकें भी हुई नेता विपक्ष और सरकार की ओर से, चाहे वो किरेन रिजिजू के साथ चर्चा रही हो या बाकी तमाम लोगों के साथ जो विपक्ष की चर्चा रही, लेकिन उस पर सहमति नहीं बनी। सदन आहूत हो गया और हंगामे की भेंट चढ़ गया। करोड़ों रुपए बर्बाद भी हो गए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, कोई भी चर्चा नहीं हो पाई, डिबेट नहीं हो पाई। बहस सदन के बाहर लगातार हम देख रहे थे कि किस तरह से स्थिति बनी हुई थी। गतिरोध वाला पूरा खेल था, जहाँ पर सिर्फ कुछ ही विषयों को लेकर समूचा विपक्ष लामबंद हो गया था और आखिरकार सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। अब दूसरी जो बड़ी खबर है उसमें ये है कि क्या मोहसिन रजा की इस इल्तजा पर, इस गुजारिश पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वक्फ की संपत्तियों की जांच कराएंगे। उत्तर प्रदेश में खासतौर पर हर जिले में SIT गठित होकर क्या जांच के लिए जाएगी, और अगर जाएगी तो फिर कितना बड़ा गड़बड़ घोटाला निकलेगा, और क्या क्या इसमें पूर्व की सरकारें भी सवालों के घेरे में होंगी, जिसमें बहुजन समाज पार्टी भी रही हो, समाजवादी पार्टी रही हो। अगर ऐसा होता है तो फिर समाजवादी पार्टी और बाकी पूर्व की सरकारों के लिए भी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए TV7 भारत के साथ। अजय जी को और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। समझेंगे हर सियासी चाल, टूटेगा झूठ का हर जाल, न शोर न